Hello and welcome again. And today we are going to discuss a chapter from the philosophy of Dr. Stuart Close, and this is chapter number 10, and the name of the chapter is Indispositions and the Second Best Remedy. तो हम लोग आज डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑलमोस्ट अबाउट 10 पेजेस एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एकदम शुरू में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि दिस चैप्टर इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द होम्योपैथिक स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स। ये चैप्टर में हम जो भी डिस्कस करेंगे ये लेमैन के को उनका समझ के बाहर होगा। तो इसलिए जो है कि आप वी हैव टू मेक दिस चैप्टर, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंटायरली अकॉर्डिंग टू आवर प्रोफेशनल मैनर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आप इस चैप्टर को मतलब सुनते सुनते आप समझ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी स्टार्ट कि इंडिस्पोजिशन। तो इंडिस्पोजिशन के बारे में अगर हम ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में देखें तो एफोरिज्म नंबर 7 का फुट नोट पे और 150 एफोरिज्म में इंडिस्पोजिशन के बारे में बताया गया था। तो व्हाट इज दिस इंडिस्पोजिशन? बेसिकली दिस इज अ कंडीशन इट इज व्हिच इज नॉट एक्चुअली अ फुल्ली डेवलप्ड डिजीज। ये एक ऐसा कंडीशन है जो फुल्ली डेवलप्ड डिजीज नहीं है, और स्लाइट ऑल्टरेशन इन द डाइट एंड रेजिमेन ये इंडिस्पोजिशन को ठीक कर सकता है। तो इसलिए जो है कि ये डिजीज़ तो नहीं है, लेकिन ये एक डिजीज़ लाइक कंडीशन है। ओके, तो इसको समझने के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर इंडिस्पोजिशन एंड द सेकेंड बेस्ट रेमेडी डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने एक लाइन लिखा है कि नॉट एवरी केस व्हिच प्रेजेंट्स इटसेल्फ टू द फिजिशियन रिक्वायर्स मेडिसिन। तो फिजिशियन के पास जो भी पेशेंट आते हैं, ये सारे पेशेंट को मेडिसिन देना ज़रूरी है? एक्चुअली ये नहीं भी हो सकता है। मतलब इन मेनी ऑफ द केसेस द केस द पेशेंट डज नॉट रिक्वायर एनी मेडिसिन एट ऑल। तो उनका जो डाइट रेजिमेन है इसको अगर हम लोग ठीक ठाक करके उसको रेगुलेट कर सकते हैं, प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं, उनका जो मेंटेनिंग कॉज को दूर कर सकते हैं, तो हम लोग उनका ये जो इंडिस्पोजिशन है या क्रॉनिक कंडीशन अगर देखा जाए कि सीटो क्रॉनिक डिजीज, तो इस टाइप का कुछ जो कंडीशंस होते हैं इसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर में इन द वेरी बिगिनिंग इसमें यही बात कहा है कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होता है एक पेशेंट में जहाँ पे उनका कोई इविल हैबिट है, उनका मोड ऑफ लिविंग में कोई एरर है, उनका कुछ फॉल्टी डाइट है। जस्ट यू गो थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ, तो इसमें लिखा है इविल हैबिट, सम एरर इन द मोड ऑफ लिविंग सच एज फॉल्टी डाइट, अनसैनिटरी सराउंडिंग्स, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑर्डिनरी हाइजेनिक रिक्वायरमेंट। ऐसे बहुत सारे लोग इस टाइप का ज़िंदगी जीते हैं जहाँ पे उनको मालूम ही नहीं है कि कौन सा समय में क्या खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ पे मजबूरी में वो कोई ऐसे पानी पी रहे हैं जो पानी बिल्कुल उनके लिए हाइजेनिक नहीं है। ऐसे एरिया में रहते हैं जिस एरिया में पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा है एयर में। तो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग द पीपल सिक। नाउ एवरी टाइम द पीपल डज नॉट एग्जैक्टली टर्न इनटू सिकनेस। तो इसमें क्या है कि इस कंडीशन को लेके ही हमारा ये टॉपिक का डिस्कशन है। तो इसके बाद डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने in paragraph number 4, paragraph number 5 and paragraph number 7 from organelle of medicine, aphorism number 4, 5 and 7 इन्होंने ये लिखा है। तो 4, 5 and 7 को अगर हम देखें तो क्या था, 4 में क्या था, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, हिज लाइक वाज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नोज द थिंग्स दैट कॉज डिजीज डिरेंज हेल्थ एंड हाउ टू नो द पर्सन्स एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन्स इन हेल्थ। इसका मतलब कि वो फिजिशियन को अगर ये वी कैन से द नॉलेज है कि कौन सा चीज़ बीमारी को क्रिएट करता है, कौन सा चीज़ कॉज ऑफ द डिजीज़ है, और कैसे इसको मतलब जो हेल्दी पर्सन को ऐसे चीज़ों से कैसे हम दूर रखें। तो इसका मतलब ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बोल रहे हैं। या 5 में देखा जाए कि फंडामेंटल कॉज, एक्साइटिंग कॉज एंड एक्सेसरी सर्कमस्टेंस के बारे में बताया गया था। और एक्सेसरी सर्कमस्टेंस में डॉक्टर हैनीमैन ने मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, ऐसे कई पॉइंट्स जो है एफोरिज्म नंबर 5 में लिखे हैं।
ओके। एंड एफोरिज्म नंबर 7 में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी कॉजा ओकेशनली या मेंटेनिंग कॉज के बारे में कहा गया है। कॉमन सेंस की एक बात है, इट इज वेरी very required for a physician, which Dr. Stuart Close is telling in the next paragraph. In short, Hahnemann has done his best to make it clear that the use of common sense is not incompatible with homeopathic practice. His enemies and some of his overzealous followers to the contrary notwithstanding. मतलब हमारे जो होम्योपैथिक फिजिशियंस है, हम लोगों को कॉमन सेंस का एप्लीकेशन एक्चुअली करना बहुत ज़रूरी है, ये समझाना चाहा, मतलब ये बोलना चाहा डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने कि कॉमन सेंस की ज़रूरत है। कॉमन सेंस क्या बात है, कॉमन सेंस कहाँ से, मतलब किस विषय में ये कॉमन सेंस के बारे में बोलना चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जब कोई भी नया प्रैक्टिशनर, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ मैं जो बोल रहा हूँ यही लिखा है कि कोई जो नया प्रैक्टिशनर, न्यू प्रैक्टिशनर जो है, व्हेन ही स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग, एक टेंडेंसी रहता है मेडिसिन देने की, ठीक है। तो मेडिसिन देने की एक टेंडेंसी रहता है और कुछ इस तरीके से है कि पेशेंट अगर आ गया और आप अगर मेडिसिन नहीं दिए तो कुछ नहीं दिए, मतलब आप बस सिंपल उल्टा समझ कर सोचो कि अ पेशेंट कम्स टू अ न्यू प्रैक्टिशनर ही इज़ नॉट हैविंग अ नंबर ऑफ पेशेंट इन हिज क्लिनिक, है ना। कभी कभी कोई एक आता है, फिर वो जानता है, फिर सक्सेस होता है, उसको धीरे धीरे सक्सेस होता है, माउथ पब्लिसिटी होता है, ऐसा है। तो अगर हम ऐसे समझे कि कोई न्यू प्रैक्टिशनर है, उसके पास कोई पेशेंट गया, कोई इंडिस्पोजिशन लेके गया, वो बिना मेडिसिन देके पेशेंट को छोड़ दिए, ठीक है। सोच ही नहीं सकते न्यू प्रैक्टिशनर ऐसे, मतलब उनको लगेगा कि एक पेशेंट तो आ गया, आप इसको कौन सा मेडिसिन देना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि देयर इज ए टेंडेंसी टू सिलेक्ट अ मेडिसिन ऑलवेज, सो समटाइम्स द पेशेंट डज नॉट रिक्वायर मेडिसिन एक्चुअली, बट द मेडिसिन इज गिवन टू द पेशेंट। तो ये एक इज कॉमन टेंडेंसी ऑफ द प्रैक्टिशनर। इसके साथ साथ ये भी है कि मेडिसिन तो देते हैं, मेडिसिन के साथ साथ जो है डोजेज भी बहुत बड़ा मैटर करता है। एक एग्जाम्पल दिया है इसके बाद एक केस के बारे में, जिस केस में डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने एक पेशेंट को, एक ओल्ड पेशेंट को, उनको कुछ प्रॉब्लम था, इंसोम्निया का प्रॉब्लम था, और इन्होंने इनको कुछ मेडिसिन दिए थे। ये मेडिसिन लेने के बाद जो है, इन्होंने डोजेज भी बता दिए थे। ये मेडिसिन लेने के बाद उनका घर से उनका मतलब बुलावा आता है कि देयर इज समथिंग, इट इज़ नॉट गुड गोइंग इन दिस विद दिस पेशेंट। तो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज जब पहुंचते हैं, ये जाके देखते हैं कि द पेशेंट, ये जो है कि एजेड पर्सन है, ये बहुत रेस्टलेस कंडीशन में है, और उनको लगता है कि ये सारे कुछ, मतलब माइंड उनका जो है ना पूरा अलग टाइप का बन चुका है, और ये क्लोथ्स जो है ये छोड़ के ऐसे ही घूम रहे हैं, देयर इज़ कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं, इस टाइप का कुछ बात हो रहा है। सो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने जो मेडिसिन दिया था, दैट वाज हाइसियामस, एंड ही फाइंड आउट, ही आस्क्ड द पेशेंट, और वो पेशेंट जो है इनको देखते ही एक शिकायत ये कर बैठे कि आपने कोई किसी दूसरे का मेडिसिन मुझे दे दिया और मेरा हालत ख़राब हो गया। तो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज आस्क्ड दैट पेशेंट कि कितने इंटरवल में ये मेडिसिन लिए थे, जबकि इसमें लिखा है कि आई फाउंड दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रेमेडी ट्वाइस अ डे एज डायरेक्टर, दिन में 2 बार देने के लिए बोला गया था, तो उस जगह में वो पेशेंट हर 2 घंटे में ये मेडिसिन लेते गए। द पेशेंट, द मेडिसिन वॉज हाइसियामस। इसके बाद बेलाडोना एक खुराक देने के बाद जो है ये नालीफाई हो गया, एंटीडोट हो गया, और उनका सिम्टम जो है ये चला गया। ये नाउ दिस थिंग्स हैपेंस व्हेन वी आर नॉट सो मच एवर रिगार्डिंग द डोजेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो केस डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने बताई, इसमें इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉल्ट ऑफ द पेशेंट, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि द फिजिशियंस दे गिव अ रिपीटेड डोजेस, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, है ना। तो एक तो बात यह है, दूसरा रिपीटेशन तो छोड़ो, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होता है जहाँ पे मेडिसिन देने की ज़रूरत ही नहीं होता है। जो कंडीशंस होते हैं जहाँ पे मेडिसिन देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे भी एक एक्सपेक्टेशन होते हैं इन पार्ट ऑफ द पेशेंट, और एक ऐसे मेंटालिटी होता है इन पार्ट ऑफ द फिजिशियन मेडिसिन देने की। अच्छा, जब मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है तो मेडिसिन के बदले में कुछ नॉन मेडिसिनल सब्सटेंस तो दिया जा सकता है।
So this is the non-medicinal substance so which we can give to the patient. और ये पेशेंट जो है ये पेशेंट को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करता है और पेशेंट जो है कि एंड इट इज़ गिवन इन अ वेरी प्रॉपर जस्टिफाइड मैनर. ऐसा नहीं है कि नॉन मेडिसिनल सब्सटेंस या इसको कहते हैं कि सेकेंड बेस्ट रेमेडी और प्लेसिबो. तो ये देना पेशेंट को, ये देना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. इट इज़ नॉट एनीथिंग दैट इज आई एम ये टेलिंग एनीथिंग लाई टू द पेशेंट. ये चीज़ समझना है. अगर किसी ने ये जो कंडीशन है, आप सोच के देखो कि इंडिस्पोजिशन है, कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे आप अगर मेडिसिन दोगे तो आप गलत कर रहे हो. उस जगह पे अगर आप मेडिसिन के बदले में ऐसा कुछ सब्सटेंस दोगे जिससे पेशेंट सेटिस्फाइड हो और आप भी एक तरीके से जो है ना अपना रोल प्ले किया, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, तो दिस टाइप ऑफ मेडिसिन्स which is exactly not a medicine, it is called placebo और इसको कहते हैं the second best remedy. Now obviously the question comes first that what is the best remedy. फिर ये second best remedy है, this is the placebo what we can say, but what is the best remedy? Obviously the medicine which you have selected, जहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत है और डिजीज़ है और उसमें सबसे बेस्ट सिलेक्टेड जो मेडिसिन है that is the प्रॉपर सिलेक्टेड मेडिसिन और दैट इज द बेस्ट रेमेडी. ओके, तो अब आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात में. तो जब हम बात बोल ही रहे कि जैसे वी आर गिविंग दिस नॉन मेडिसिनल सब्सटेंस, इसका जो ओरिजिन है डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने लिखा है इस जगह में, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेसिबो फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लेसियर टू प्लीज, फ्यूचर, प्लेसिबो आई शैल प्लीज, इट is as old as medicine itself. Its psychological value is commensurate with the frailties and peculiarities of human nature. तो एक ये जो है that it means to pleasure मतलब to please. So the patient he becomes psychologically very satisfied and it should not be disclosed anyhow anywhere with any type of patient because this is a part of your treatment. This is not a wrong treatment. This is not that you are going with a false something you are giving to a patient and you are doing any type of you are deceiving your patient. आप पेशेंट को धोखा दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं. ये आपको समझना पड़ेगा. प्लेसिबो जहाँ भी आप देते हैं तो उस जगह में क्या है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. ओके, इसको जो है कि किस तरीके से दिया जा सकता है ये भी लिखा है कि किस नाम से दिया जा सकता है, दैट इज द सैक्रम लैक्टिस ऑफिसिनालिस. आप थोड़ा याद रखना. इस कारण क्या है कि हम लोग इसका और भी नाम जानते हैं, जैसे रुब्राम, फाइटाम, निहिलहिनाम, एल्कोटेनाम, बाइलोजेन. कोई भी मेडिसिन जो है उसका पोटेंसी बाई जीरो, दैट इज ऑल्सो प्लेसिबो. सपोज सल्फर 30/0, दैट इज जीरो पोटेंसी, दैट इज प्लेसिबो. ओके, तो यहाँ पे जो है कि देयर आर मेनी अदर नेम्स. इस इतने नाम में से एक नाम यह है कि SL और सैक्लैक या सैक्रम लैक्टिस ऑफिसिनालिस, ये डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने मेंशन किया है इस चैप्टर में. इसको याद रखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट आते हैं, हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज दिस सेकेंड बेस्ट रेमेडी. ओके, नाउ फॉर इस चैप्टर में पर्टिकुलरली 2 पॉइंट दिया गया है जहाँ पे आप दिस सेकेंड बेस्ट रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हो. इसमें पॉइंट नंबर 1 हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आप किसी भी न्यू पेशेंट को मेडिसिन देना चाहते हैं और मेडिसिन की ज़रूरत है उनको, ठीक है, रियली वो डिजीज्ड है, नॉट एन इंडिस्पोजिशन, डिजीज्ड है, बट यू आर हैविंग इन योर माइंड दैट आई हैव टू बी मोर परफेक्ट. जितना भी मुझे अभी समझ में आ रहा है कि इनको ये मेडिसिन देना चाहिए, लेकिन मुझे और भी कुछ अच्छे से छानबीन करके उनको और भी बेटर और करेक्ट मेडिसिन हमको चॉइस करके देना है. तो उस समय में आप ये नॉन मेडिसिनल ये रेमेडी जो है आप इसको पेशेंट को दे सकते हो. यहाँ पे लिखा है कि the case is difficult and you are not able to decide offhand what remedy is indicated. ऐसा भी हो सकता है केस डिफिकल्ट है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन सा मेडिसिन देना है.
यू मस्ट हैव टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इट अप, आपको पढ़ाई करना है इसको लिए, इसके लिए आपको समय चाहिए थोड़ा। द पेशेंट एंड फ्रेंड्स वांट समथिंग डन एट वंस। अब पेशेंट क्या है, वो तो मेडिसिन लेने को आया, उसको चिकित्सा दिखा, डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दिया, यही बात उसके लिए मेन है। तो आप क्या करोगे इस समय में कि रैपिडली यू रन ओवर द केस इन योर माइंड, दिस पेशेंट इज सीरियसली इल, टू मेक अ मिस्टेक इन द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन माइट बी फैटल। हो सकता है कि आपका जो पहला प्रिस्क्रिप्शन है इसमें अगर मिस्टेक हो जाए, ये पेशेंट के लिए खतरनाक हो, और इट माइट प्रिजुडाइज द केस बाय कन्फ्यूजिंग इट सो दैट अ क्विक एंड सेटिस्फैक्टरी क्योर वुड बी इम्पॉसिबल। तो या तो आप कुछ जैसे कोई भी मेडिसिन आपने दिया है तो मे बी वो केस को बहुत अच्छे से उसको ठीक नहीं कर पाए। your reputation in the new family will depend upon your success. You must retain the confidence of the patient, but you must have time to make no mistake. तो बोले कि आप पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मिस्टेक मत करो, आपको जो है कि सही मेडिसिन चॉइस करना है, सही मेडिसिन चॉइस करने के लिए आपको ये रास्ता लेना होगा। ओके, सो दिस इज वेयर योर नॉलेज ऑफ द सेकेंड बेस्ट रेमेडी कम्स इनटू यूज। तो ऐसे स्थिति में आपका सेकेंड बेस्ट रेमेडी का नॉलेज आपका काम में आएगा। कामली एंड कॉन्फिडेंटली यू प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर अ generous SL powder, leave explicit directions for the use of as many subsequent doses you deem judicious, make an appointment to see the patient again in an hour or 2 or 3, and then hie your to the seclusion of your library when you proceed to apply your knowledge of how to study the case and find the remedy according to the principles of the organ। तो पेशेंट को आप ये देखिए 2-4 घंटे बाद आप उसको बुला सकते हो और आपको आप सही मेडिसिन दे सकते हो। तो पहले ये गया पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या था, जब आप कॉन्फ्यूज होते हो या जब आपको लगता है और बेटर मेडिसिन आप चॉइस कर सकते हो, आपको ऐसे स्थिति में पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए सेकेंड बेस्ट रेमेडी देना है, और उसके बाद पेशेंट आप अच्छे से स्टडी करके फिर आप पेशेंट को और भी अच्छा एक सही मेडिसिन चॉइस करके दे सकते हो। ओके, अच्छा नेक्स्ट और भी कुछ बात बोले हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, यू शुड नॉट बी इन अ हरी। एक्चुअली क्या है कि जो क्रॉनिक केसेस होता है, मेनी ऑफ द केसेस यू कैन टेक टाइम, 1 day 2 day टाइम इवन भी ले सकते हो। कारण क्या है, इसे डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज में लिखा है, द पेशेंट डू नॉट यूजुअली डाई इन अ मिनट। ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सीवियर इमरजेंसी केसेस जिसमें अभी कुछ हो सकता है, सो दैट इज अ सेपरेट मैटर। ऐसे कोई सीवियर इमरजेंसी केसेस में आपको पेशेंट को जरूरत पड़ने से कोई जगह में रेफर करना पड़ सकता है। बट इफ यू आर हैविंग अ क्रॉनिक केस, और उसको जो है कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी मेडिसिन दो तो ही ठीक होगा, it depends, obviously again I am repeating, it depends on the condition of the patient, but Dr. Stuart Close ने ये लिखा है कि patient do not usually die in a minute. Okay, there is always plenty of time to do the right thing always at the right time. तो पेशेंट ऐसे ही मतलब अचानक से मर जाएंगे ऐसा इसका चांसेस कम होता है, और राइट टाइम में राइट थिंग करने का काफ़ी स्कोप आपके पास और समय आपके पास है। इसलिए आप जो है कि यू कैन यूज दिस process of using the second best remedy by in the beginning of your treatment of any cases, or in any cases of some serious illness. You may leave the patient for 2 to 3 hours with this second best remedy, and after then you study and you give a proper medicine. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कौन सा परिस्थिति में आप दे सकते हो ये सेकेंड बेस्ट रेमेडी। इसमें लिखा है कि नेक्स्ट पेज में, अनदर यूज फॉर द सेकेंड बेस्ट रेमेडी इज एज सप्लीमेंट टू द इंडिकेटेड रेमेडी। तो सेकेंड बेस्ट रेमेडी इज एज अ सप्लीमेंट टू सेकेंड बेस्ट रेमेडी जो है, इसको देने के लिए कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत होता है, इसको देने के लिए नॉलेज भी ज़रूरत होता है। एक जगह डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस बोलते हैं कि जो सेकेंड बेस्ट रेमेडी जो डॉक्टर देते हैं, एक्चुअली ये देने के लिए जो हिम्मत होता है या ये जो जितना नॉलेज होना चाहिए, ये उनसे ज़्यादा नॉलेज है, मतलब वो वाला नॉलेज से ज़्यादा नॉलेज है जो एक नॉर्मल मेडिसिन सिलेक्शन के लिए ज़रूरत होता है।
मतलब आप केस टेकिंग टोटलिटी कर लिए, उसके बाद आराम से एक मेडिसिन सिलेक्शन कर लिए, इट्स ओके। बट जब आप कोई जगह में सेकेंड बेस्ट रेमेडी सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप सपोज करो कि पेशेंट बहुत दूर से आया है, या सपोज करो पेशेंट बहुत दिन बाद आए हैं, लेकिन उनका एम्यूलेशन चल रहा है। इस मामले में मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर सेंटीसिमल स्केल में अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं और आपका मेडिसिन लेने के बाद अगर पेशेंट इज इन एम्यूलेटिंग कंडीशन, तो एफोर्सिम नंबर 245 वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें ये बोला कि ऐसे कंडीशन में जहाँ एम्यूलेशन इज कंटिन्यूइंग, मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बाहर से थोड़ा बहुत ये बता रहा हूँ 245 का, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना टाइम वो एम्यूलेशन में जाएगा उतना टाइम हमको कोई भी मेडिसिन रिपीट नहीं करना। इवन जिस मेडिसिन से एब्यूलेशन शुरू हुआ था वो मेडिसिन भी रिपीट नहीं करना है। लेट द वाइटल फोर्स डू इट्स सेकेंडरी एक्शन प्रॉपरली, क्योंकि उसमें अगर वो मेडिसिन भी रिपीट किया जाएगा ना तो भी क्योर करने का जो रफ्तार है वो डिस्टर्ब होगा। सो इस जगह में आप समझ के देखो कि द सेकेंड बेस्ट रेमेडी देना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना उचित है, राइट है। तो इस जगह में डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज बोलते हैं कि बहुत इट रिक्वायर्स अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस एंड इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू गिव अ second best remedy properly than even more difficult than to choose a proper remedy. Okay, so डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज इस चैप्टर के लास्ट में आप आओगे तो इस जगह में ये बोला है कि जैसे प्योर फूड लॉ बहुत जगह में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखोगे कि फूड और हाइजीन को लेके काफ़ी सीरियस है, और जहाँ भी खाने का दुकान है या जहाँ पे खाने वाला जो भी बात होता है ना उसके ऊपर एकदम स्ट्रिक्टली लॉ लागू हुआ है, ठीक है। तो ऐसे डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज बोल रहे हैं कि जैसे कि प्योर फूड लॉ करके एक लॉ लागू हुआ है खाने के लिए, ऐसे ही प्योर प्रैक्टिस लॉ लागू होना चाहिए कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो होम्योपैथिक प्रैक्टिस खास करके, उसमें ये जो है कि अननेसेसरीली मेडिसिन का रिपीटेशन, अननेसेसरीली मेडिसिन को किसी भी तरीके से मेडिसिन देना, ये बंद होनी चाहिए। डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ये बोलते हैं कि देयर इज ओनली वन वैरायटी ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी का बहुत सारे वैरायटी है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी एक ही टाइप का होम्योपैथी है, देयर इज ओनली वन वैरायटी ऑफ होम्योपैथी। तो वही होम्योपैथी है जो फॉलोइंग ऑल द कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इसलिए जो है कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेनी टाइप्स ऑफ होम्योपैथी एंड होम्योपैथिक प्रैक्टिस हैव बीन शोन और दे आर ग्रोइंग हियर एंड देयर। तो बोले हैं कि आपको जो यंग जनरेशन है, इसी बात से ये चैप्टर को ख़त्म किया गया है कि जो यंग मैन है जो अपकमिंग जो आ रहे हैं होम्योपैथी में, आपके हाथ में जो है इस होम्योपैथी को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करने का जो मौका है, या आप कह सकते हो जो हक है, ये आप लोगों के हाथ में है जो यंग जनरेशन आ रहे हो। होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो है ये इसमें सेकेंड बेस्ट रेमेडी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, और जो प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं बाय गिविंग द सिंगल मेडिसिन एंड इन द मिनिमम डोज, इनके लिए तो सेंटीसिमल स्केल में देखा जाए तो सेकेंड बेस्ट रेमेडी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एंटायर प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द हेल्थ ऑफ द पेशेंट ऑल्सो। और होम्योपैथी एक ही होम्योपैथी होता है, एक ही सिद्धांत होता है, एक ही ट्रीटमेंट का तरीका होता है, हज़ारों टाइप का अलग अलग होम्योपैथी नहीं होता। सो सेकेंड बेस्ट रेमेडी इज हैविंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट बाय होम्योपैथी। थैंक यू, विल मीट अगेन।